वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जलवायु का अध्ययन करने से पहले हम देखते हैं कि जलवायु क्या होती है। किसे कहते हैं जलवायु? किसी स्थान विशेष या किसी देश विशेष या किसी प्रदेश विशेष में लंबे समय की जो समस्त वायुमंडलीय दशाएं हैं उनके योग को जलवायु कहते हैं। अब इन वायुमंडलीय दशाओं में हम क्या क्या शामिल करते हैं? उसमें हम ले सकते हैं तापमान है, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव, पवनों की दिशा, पवनों का वेग, ये सब हम वायुमंडलीय दशाओं में शामिल करते हैं और इनके समस्त योग को हम जलवायु कहते हैं। अब हम देखें कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। कभी कभी ऐसा होता है कि जलवायु और मौसम का समान अर्थों में प्रयोग कर लिया जाता है, परंतु वास्तव में ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो हम देखते हैं कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। तो मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु क्या है? वो एक लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से बनती है। जैसे किसी स्थान विशेष की कुछ घंटे या कुछ दिनों का जो दिनों की वायुमंडलीय दशाएं हैं उनका योग होता है, वो मौसम होता है। लेकिन बड़े क्षेत्र में और लंबे समय तक उन्हीं मौसमी दशाओं का जो योग होता है वो वहाँ की जलवायु का निर्धारण करता है। इस तरह मौसम जल्दी जल्दी बदल जाता है, जैसे एक दिन में बदल जाएगा, एक सप्ताह में, या फिर कभी कभी एक महीने में भी बदल जाता है। परंतु जलवायु जल्दी जल्दी नहीं बदलती। जलवायु में बदलाव 30 या फिर इससे भी अधिक वर्षों के बाद आता है। जैसे अभी चल रहा है जलवायु परिवर्तन, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। तो ऐसे नहीं है कि जलवायु का हाथों हाथ जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, बहुत दिनों बाद धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन होता है। अब हम देखें कि भारत की जो जलवायु है वो कैसी है। अगर एक शब्द में आंसर देना हो तो हम कह सकते हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, साथ साथ जो कर्क रेखा है वो इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है। लंबवत चमकने के कारण यहाँ तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने से यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण हो जाती है, गर्म हो जाती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसके साथ साथ एक शब्द और जोड़ा जाता है भारतीय जलवायु के साथ, वो है मानसूनी जलवायु। अब मानसूनी क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि मानसून शब्द कहाँ से आया। मानसून की शब्द है, इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। इसका अर्थ है कि ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन, कि जैसे जैसे ऋतु बदलेगी वैसे ही पवन की दिशा, पवनों की हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। और यह विशेषता भारत के ऊपर संपूर्ण रूप से लागू होती है, पूरी तरह लागू होती है। इस वजह से भारत की जो जलवायु है उसको मानसूनी जलवायु कहते हैं। हम देखते हैं कि भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं हैं, उनमें दिशाओं के साथ परिवर्तन होता है, तो इसलिए भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। किन किन कारकों से भारत की जलवायु प्रभावित होती है? क्योंकि भारत बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, इसलिए संपूर्ण भारत की जलवायु समान नहीं है, उसमें परिवर्तन आता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इस परिवर्तन को या फिर संपूर्ण भारत की जलवायु को सामान्य तरीके से देखें तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहला कारक हम देखते हैं वो है कि अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार हम देखें भारत का, तो इसके ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका जो दक्षिणी भाग है, प्रायद्वीपीय भाग, वो पूरी तरह से उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण इसकी जलवायु में उष्णकारी प्रभाव पैदा हो जाता है। तो यहाँ की जलवायु उष्णता लिए हुए होती है। जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं वैसे वैसे उष्णता में कमी जरूर आती है,
लेकिन यहाँ पर उतनी ठंड नहीं पड़ती कि हम इसको शीत जलवायु कह सकें। तो इसलिए भारत की जलवायु अक्षांशीय स्थिति के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आती है। अगला है समुद्र से दूरी। इसमें भी हम देखते हैं कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, दक्षिणी भाग, वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, पूर्व से, पश्चिम से और दक्षिण से। तो समुद्र से निकटता के कारण भारत का जो दक्षिणी भाग है उसकी जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है। समकारी प्रभाव मानी कि वहाँ न तो अधिक गर्मी होती और न अधिक सर्दी होती, वहाँ उष्ण मौसम, उष्ण जलवायु और शीत जलवायु की चरम स्थितियाँ पैदा नहीं होती। जबकि उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग या फिर उत्तर पश्चिमी भाग, इन भागों को देखें तो समुद्र का जो समकारी प्रभाव है वो जलवायु पर दिखाई नहीं देता। तो वहाँ की जलवायु में कभी कभी चरम स्थितियाँ शीत और ग्रीष्म की पैदा हो जाती हैं। अगला पॉइंट है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ, जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से लेकर पूरे उत्तरी भाग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हुई हैं। ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। कैसे? ये 2 तरीके से प्रभावित करती हैं। एक तो जो मानसूनी हवाएं होती हैं, उन मानसूनी हवाओं के रास्ते में अवरोध पैदा कर देती हैं और उनसे भारत में वर्षा करवाने में सहायक होती हैं, और वर्षा होने की वजह से जलवायु पर इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ ये क्या करती हैं कि तिब्बती जो क्षेत्र है वहाँ से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं के मार्ग में अवरोध पैदा कर देती हैं, उनको रोक लेती हैं और उन ठंडी हवाओं के प्रभाव से भारत को बचा लेती हैं। इस प्रकार अत्यंत शीत हवाओं के लिए ये भारत के संदर्भ में एक दीवार की भांति कार्य करती हैं। तो ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला अगला कारक हम देखें तो वो है भू आकृति। भू आकृति मतलब किसी स्थान पर उसकी वहाँ की स्थलाकृतियाँ कैसी हैं, वहाँ पर क्या क्या अवस्थित है, पर्वत कहाँ है, कैसे पठार हैं, मैदान, रेगिस्तान, ये सब वहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो भारत की जलवायु को भी ये सब प्रभावित करते हैं। कैसे? जैसे हम देखें कि अरावली पर्वतमाला है, वो मानसूनी हवाओं के, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं उनके समानांतर स्थित है। तो समानांतर स्थित होने के कारण ये हवाएं उसके सहारे से निकल जाती हैं और जो अरावली पर्वत के पश्चिम का भाग है वो वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता, वो शुष्क रह जाता है, वहाँ पर रेगिस्तान स्थित है। इसी तरह से हम देखें कि प्रायद्वीपीय पश्चिमी घाट पर्वत हैं, वो भी मानसूनी हवाओं को, उनके पश्चिमी भाग में वर्षा होती है लेकिन उनके पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है, क्योंकि वहाँ तक जाते जाते जो मानसूनी हवाएं हैं वो जब पर्वत से, पश्चिमी घाट पर्वतों से नीचे उतरती हैं पूर्व की दिशा में, तो उनकी जो आर्द्रता है वो उनमें कमी हो जाती है, उनका तापमान बढ़ जाता है, तो जो आपेक्षिक आर्द्रता उसमें कमी हो जाती है, इस वजह से वहाँ वर्षा कम होती है, तो वहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार भू आकृति भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। फिर अगला भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला अगला कारक हम देखें तो वो है मानसूनी हवाएं। ये एक ऐसा कारक है जो कि भारत की जलवायु को शायद सबसे अधिक प्रभावित करता है, कि ये भारत के जो वर्षा है उसको सबसे अधिक प्रभावित करता है, और वर्षा से जो अन्य वायुमंडलीय दशाएं हैं वो भी कुछ न कुछ मात्रा में प्रभावित हो जाती हैं। तो इस तरह से मानसूनी हवाएं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा कारक है। इसके आगे अगला कारक है जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम क्या है कि ये जो ऊपरी क्षोभ मंडल है, ऊपरी क्षोभ मंडल में मध्य अक्षांशों में पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र गति से चलने वाली हवाएं हैं जो सर्पिल आकार में धाराओं के रूप में चलती हैं। ये वैसे तो संपूर्ण विश्व की जलवायु को प्रभावित करती हैं, लेकिन भारत की जलवायु के संदर्भ में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये भारतीय ताप और दबाव की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं, इस वजह से भारत की जलवायु इनसे प्रभावित होती है। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला अगला कारक है चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ। चक्रवात कौन से? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में यहाँ चक्रवात शब्द
काम में लिया गया है। ये पश्चिमी विक्षोभ हैं, ये भी चक्रवात हैं, लेकिन ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनते हैं, और ये जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, तटीय भाग, उसके जलवायु को, उसके मौसम को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। कभी कभी वहाँ बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो जाती है, और कुछ मात्रा में ये तटीय क्षेत्र को छोड़कर आंतरिक भाग है उसकी जलवायु को भी ये प्रभावित करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर एक तरह से है, ये भी चक्रवात, लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय नहीं है। इनकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर में। यूरोप की जो ठंडी जलवायु है, वायु राशि है, उसके मिलने से, उसके साथ एक और गर्म वायु राशि मिलती है। कहाँ से? सहारा मरुस्थल की जो गर्म वायु राशि है, उन दोनों के मिलने से, उनके अभिसरण से शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है, और ये शीतोष्ण चक्रवात हैं, यही पश्चिमी विक्षोभ होते हैं। ये भूमध्य सागर से, अंध महासागर से और कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करते हैं और पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। ये जो जेट स्ट्रीम हमने पढ़ा था, ये जेट स्ट्रीम है, ये इन पश्चिमी विक्षोभ पवनों को भारत की तरफ लाने में बहुत योगदान देती हैं। अब ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी पश्चिमी भारत है, नेपाल है, यहाँ से होते हुए भारत में आगे प्रवेश करते हैं, और इन क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा का कारण बनते हैं ये पश्चिमी विक्षोभ। तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, उसमें कभी कभी ये शीत लहर भी पैदा कर देते हैं, और भारत में जो शीत ऋतु में इन पश्चिमी विक्षोभों के कारण वर्षा होती है, उसको एक विशिष्ट नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं मावट, जो कि रबी की जो फसलें हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनको बहुत अधिक फायदा पहुंचाती है। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला अगला अगर कारक देखें तो वो है दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन क्या है? कभी कभी क्या होता है कि हिंद महासागर की जो ऊपरी सतह का दबाव अधिक हो जाता है, या फिर कभी कभी एक दूसरी कंडीशन बनती है, क्या होता है कि प्रशांत महासागर के ऊपर निम्न दाब बन जाता है, तब हिंद महासागर पर उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो इन दोनों महासागरों के जो ये उच्च और निम्न वायुदाब की अंतर संबंध है कि कहीं कभी उधर हिंद महासागर में उच्च दाब बन जाता है, प्रशांत महासागर में निम्न बन जाता है, कभी उधर निम्न बन जाता है, उधर उच्च बन जाता है। तो इस तरह का जो संबंध है, इस संबंध को हम कहते हैं दक्षिणी दोलन। ये दक्षिणी दोलन भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हिंद महासागर में जो ताप और दाब की परिस्थितियां हैं वो भारतीय जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अगला कारक है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला अल नीना और ला नीना। अल नीना और ला नीना ये ऐसी घटनाएं हैं जिनकी प्रक्रिया अभी तक पूरी तरह से इतनी जटिल है कि पूरी तरह से उन पर सहमति नहीं बन पाई है। कुछ इसकी प्रक्रिया में कुछ वैज्ञानिकों में मतभेद पाए जाते हैं, लेकिन सामान्य रूप में अगर देखें तो अल नीनो क्या है? एक पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक गर्म जलधारा का नाम है। वैसे मूल रूप में ये विषुवतीय धारा है प्रशांत महासागर की, जो कि गर्म जलधारा है, और इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू के पास दक्षिण की तरफ हो जाता है। तो इस वजह से वहाँ की जो वायुमंडलीय परिस्थितियाँ, ताप और दबाव है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, और उसमें परिवर्तन होने के कारण उसके साथ साथ संपूर्ण जो प्रशांत महासागर है उसके ताप और दबाव में परिवर्तन हो जाता है। और जब वो ताप और दबाव की ये जो परिस्थितियां हैं, ये आगे चलकर पश्चिमी प्रशांत महासागर से चलकर पूर्वी प्रशांत महासागर से पश्चिमी प्रशांत महासागर तक चलकर, और आगे फिर जब हिंद महासागर तक इनका विस्तार हो जाता है, तो फिर ये भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इनसे क्या होता है, जब एल नीनो की स्थिति होती है, तब जो हिंद महासागर का प्रशांत महासागर की तरफ वाला भाग है, वहाँ पर निम्न वायुदाब उच्च तापमान बन जाता है। उच्च तापमान की वजह से निम्न वायुदाब बन जाता है, और निम्न वायुदाब की वजह से ग्रीष्म काल में जो भारतीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस वजह से वहाँ मानसूनी हवाएं हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है और वर्षा में
कमी हो जाती है, जो भारत में कभी कभी सूखे का कारण भी बन जाती है। तो इस प्रकार एल नीनो भारतीय जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ला नीना भी एल नीनो के जैसे ही एक घटना है, लेकिन ये एल नीनो से विपरीत घटना है। जब एल नीनो समाप्त हो जाता है तब ला नीना की स्थिति उत्पन्न होती है। जब जैसे हम जानते हैं कि एल नीनो भारत में सूखे के लिए उत्तरदायी है, वैसे ही ला नीना भारत में अच्छी वर्षा करवाता है। तो इस प्रकार ये बहुत सारे कारक थे जो कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। इनका मिला जुला रूप भारतीय सामान्य जलवायु। थैंक यू।